नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत का एक जो नैरेटिव रहा है अबाउट द ग्लोबल साउथ कि भारत एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की तरह उभर के बाहर आ रहा है। नाउ इसी बीच कॉप 29 का समिट चल रहा था, आप सबको पता है, अजरबैजान में, बाकू के अंदर। कॉप 29 के समिट के अंदर एक सो कॉल्ड एक क्रिटिकल एग्रीमेंट आया, जिसके अंदर $300 बिलियन को एनुअली क्लाइमेट चेंज के लिए एलोकेट किया गया। भारत, देखिए, बाकी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने तो इसको एक ग्राउंड ब्रेकिंग और ये वो पता नहीं बड़े-बड़े शब्द बोले, लेकिन भारत की तरफ से एक बड़ा क्लियर और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने बड़ा क्लियरली, जैसे मैंने बताया, रिजेक्शन करा और बोला कि साहब ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है और जिस तरह से इसको पास किया गया है ये बेसिकली एक फार्स है। भारत ने बोला कि साहब ये बहुत कम है और एक फार फेच्ड आइडिया है, और जो $300 बिलियन का जो आप ये चीज बात कर रहे हो, जो ग्लोबल साउथ की डिमांड थी 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, उससे तो कहीं कम है। 1.3 की डिमांड और $300 बिलियन ये लोग देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए किस जगह पे ये खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और जिस तरह से ग्लोबल साउथ की जो डिमांड थी उसको दुनिया को मीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंपैक्ट अगर हो रहा है तो वो ग्लोबल साउथ के देशों के ऊपर हो रहा है। तो भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि 3 साल हो गए हैं कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज इस डील को मांग रही हैं, और कब से हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज को हमको आगे लेके जाना है, एंड दिस थिंग नीड्स टू बी डन प्रॉपर्ली। यहाँ पर देखिए, काफी हद तक जो एक भारत का एक नजरिया और जो एक वॉइस है, और भारत का जो पोजीशन है एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये और स्ट्रेंथन होता है। यहाँ पर चांदनी रायना जी, जो एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि साहब हमको तो अलाउ भी नहीं किया गया इस समिट के बीच में अपने व्यूज को आगे रखने के लिए, क्योंकि आप सबको पता था कि हम कभी भी इस चीज में अग्री नहीं करेंगे। आपको पता था हमारी तरफ से ऑपोजिशन आएगी, तो आपने हमको बोलने ही नहीं दिया यहाँ पर। तो ऐसे तो आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके अंदर अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और हमारा भारत का एक जो कॉन्फिडेंस था इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, कॉप 29 और जो कॉप 28, कॉप 29 के जो समिट्स होते हैं, उसके अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से अभी खराब हो चुका है। एंड यहाँ पर जो भी कह लीजिए कि भाई ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं ऐसे इंसिडेंट्स, जहां पर इंक्लूसिवनेस और जो दूसरी कंट्रीज के स्टैंड्स हैं उसको रिस्पेक्ट करने का किसी तरह से तरीका ढूंढा जाता है कि रिस्पेक्ट ना किया जाए और इंक्लूड दूसरे लोगों को इंक्लूड ना किया जाए। भारत के जो नेगोशिएटर जो चांदनी जी हैं, उनको काफी हद तक सपोर्ट मिला बहुत सारे डिप्लोमेट से, स्पेशली फ्रॉम द सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। एंड एज अ मैटर फैक्ट, जब इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, बड़ा ही जबरदस्त अप्लॉज आया भारत के लिए वहां पर। एंड बोला उन्होंने कि देखिए, वी आर डीपली अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोसेस, और ये जिस तरह से आपने अडॉप्ट करा है इसको बिना किसी इंक्लूजन के लिए, ये एकदम एक दिस इज नाइंसाफी के बराबर है। नाइजीरिया ने ओपनली आके भारत को सपोर्ट करा और बोला कि साहब ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो पैकेज इन लोगों ने बनाया है, दिस इज नथिंग बट अ ब्लडी जोक। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का लोग डिमांड कर रहे हैं, आप उनको $300 बिलियन देते हो और बोलते हो चुप कर जाए। इट्स लाइक गोइंग टू अ शॉप, कोई बोले भाई 1,000, 1,200, 1,300 रुपए की चीज है, हम नहीं नहीं आपको ₹300 दे देते हैं, आप उसमें खुश हो जाओ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। तो ये चलेगा नहीं, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डोंट एक्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज्यादातर उनके ऊपर इंपैक्ट चलता है क्लाइमेट चेंज का, और सबसे बड़े जो पोल्यूटर्स हैं, दे हैव बीन चाइना एंड यूएसए। उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, एंड ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आने की करने की कोशिश करते हैं, ये भारत की तरफ डालते हैं कि साहब देखिए भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोल प्लांट्स हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन चाइना जो बेसिकली हर महीने एक नया कोल प्लांट खोल रहा है, उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दागने की कोशिश की जाती। यूनिलैटरल स्टेप्स जिस तरह से ये चीजें लिए जा रहे हैं, और जिस तरह से एक मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, ये ऑब्वियसली अनफेयर है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत के एफटीएज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वहां पर ये फंस जाता है जाके। फंसता ऐसे है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अपने लोगों से कार्बन टैक्स लेते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं जो भी उनके साथ डील करें वो भी अपने कंट्रीज के साथ अपने लोगों से एक कार्बन टैक्स ले। और ये चीज एक बड़ी स्टिकिंग पॉइंट है यूके और भारत के बीच में, जो एफटीए हो रहा है उसके उसके अंदर। भारत ने बड़ा क्लियर पुशबैक करा है, एंड वेस्ट को एक बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब, यू आर द बिगेस्ट पोल्यूटर्स, जो आप भारत को बोलते हो, लेकिन आप
सबसे बिगेस्ट पोल्यूटर्स हो, और आपका एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर आपको ये चीजों को आगे लेके जाना चाहिए और प्रॉपरली लेके जाना चाहिए, ताकि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको इसका फायदा मिले। यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी इसके ऊपर, ये होनी थी फ्राइडे को, खत्म होनी थी लास्ट वीक में, लेकिन ये खींच खींच के संडे तक चली गई क्योंकि नेगोशिएशन चल ही नहीं पाई। और जिस तरह से कंट्रीज जो ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा टेंशन्स थी, और यहाँ पर डेलीगेशंस के अंदर बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी क्रश हो गई, क्योंकि जिस तरह से ये आर्बिट्ररली इन लोगों ने जो पास करा, और कुछ देश खड़े होके बोलते हैं देखिए जी हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो चीज बिल्कुल भी भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत ने ये भी बोला कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो नेगोशिएटिंग ब्लॉक है, जो 45 नेशंस का बैठता है और एक 1.1 बिलियन लोगों का बैठता है, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई। आप लोग ऐसे कैसे ये कर सकते हो? उनकी तो बात सुननी है, बिकॉज दे आर द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, उनके पास सबसे कम कैपिटल है और उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस क्लाइमेट फाइनेंस कैपिटल की, और आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर करते हो। सो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और ये जो संडे का जो डील सो कॉल्ड लोगों ने लॉन्च करी है, 3 साल की नेगोशिएशंस के ऊपर पानी फेर दिया। तो भारत ने बड़ा क्लियरली इसको रिजेक्ट करा है और बड़ा क्लियरली अपनी वॉइस आगे डाली है कि भैया भारत तो रिजेक्ट करता ही करता है, और हमारे तरफ से जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल साउथ की तरफ से, हम एक वॉइस की तरफ से बोलते हैं कि साहब वी ऑल रिजेक्ट दिस डैम थिंग एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आप लोग सोचते हो अगर हम चुप रहेंगे, दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट गोइंग फॉरवर्ड। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा स्टैंड लिया है भारत ने। अब आप देखिए इसको थोड़ा जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें, भारत का एक हमेशा से नजरिया रहा है कि, और काफी टाइम से नजरिया रहा है कि साहब ग्लोबल साउथ की एक आवाज बन के बाहर निकलना है। उसके लिए आपने ग्लोबल साउथ के समिट्स करे हैं, जहां पर ग्लोबल साउथ लीडर्स के आपने आपने उनके जो जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ आपने पहले भी आवाज उठाई है। और ये आवाज उठी थी G20 समिट के दौरान, जब आपने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब वी वी आर रेजिंग द वॉइस, और जो अनहर्ड ऑफ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये चीज आपने दोबारा G20 समिट में, इस बारी जो ब्राजील में हुआ है, उसमें भी आपने चीज बोली। G7 के समिट्स के अंदर भी जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, उसके बारे में आवाज उठाते हैं। सो भारत हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिगार्ड्स टू रेजिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये चीज ऑब्वियसली गहरे राज्य को, और गहरे राज्य के जितने भी टट्टू देश हैं, उनको पसंद नहीं आती है। क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, ये जितना भी लूटपाट हुई है वो सारी ग्लोबल साउथ कंट्री से हुई है। और ये जो गहरे राज्य जो बन के बैठा है, और जितना इनके पास वेल्थ है, वो किस तरह बना है? वो बना है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लूटपाट करके। 1945-47 के अंदर भारत ने जो एक एस्टिमेट किया था कि करीब 45 से 50 ट्रिलियन डॉलर्स का भारत से ही लूट के लेके गए हैं, वो तो उस टाइम की वैल्यू है, और आज की वैल्यू तो आप देख लीजिए। अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, ये तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये चीज भारत को बड़ा क्लियरली पता है कि अफ्रीका में से लूटपाट हुई है, भारत के अंदर से लूटपाट हुई है, साउथ ईस्ट एशिया से लूटपाट हुई है। और जिस तरह से ये लूटपाट करके आप अपने आप को आज रिच एंड डेवलप्ड नेशंस बताते हो, वो चीज नहीं एक्सेप्टेबल होगी, बिकॉज भारत विल नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड। तभी भारत ने ये ग्लोबल साउथ का एक स्टैंड लिया है और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ काम करना शुरू करा है। ये चीज गहरे राज्य के देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और ये एक स्टिकिंग पॉइंट बनता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं यार ये कौन है भारत जो ग्लोबल साउथ के लिए बात करता है? ये ग्लोबल साउथ को तो हमने कॉलोनाइज करके रखा था, हमारे तो ये एड़ी के नीचे जब के बैठते थे, और हम जो चाहते थे इन इन देशों के लोग कभी भी हमेशा करते थे, और हमने कभी भी इनकी आवाज नहीं सुनी जब तक ये भारत ने कुछ बोलना नहीं शुरू करा। सो ऑब्वियसली जो वेस्ट और भारत के बीच में जो नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में जो बात करते हैं, उसके फोरफ्रंट में भारत खड़ा है। एंड यू कैन सी दैट द टेंशंस बिटवीन बोथ दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसे ही आगे अभी चल रहे हैं, एंड देयर इज नो वे दैट दिस थिंग विल एक्चुअली कम डाउन। यहाँ पर देखिए ये आपकी पोजीशन जो है दुनिया के अंदर, उसको स्ट्रेंथन करने का काम करता है, प्लस आपका जो एक आगे जाके ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर एक रोल होगा, उसको स्ट्रेंथन करने का भी काम करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज वेरी वेल डन, गुड फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि ये बेवकूफी जैसी जो अग्रीमेंट्स ये दुनिया भर में साइन करते हैं, एंड दे ट्राई एंड पुश इट थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत के साथ और भी देशों को आवाज उठानी पड़ेगी इसके बारे में, तभी जाके ये ग्लोबल रिफॉर्म हो पाएगा। ग्लोबल रिफॉर्म की तो काफी हद तक भारत बातें करता रहता है, और यहाँ पर देखिए उसके ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स भी खड़े करने की भारत ने कोशिश करी है। जहां पर आज G20 आता है या ब्रिक्स आता है, जहां से भारत ने बड़ा क्लियरली एक आवाज उठाई है कि या तो आप रिफॉर्म करिए, नहीं तो आपकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछली बार दिया था समिट ऑफ द फ्यूचर में, और यही स्टेटमेंट्स जयशंकर जी पिछले 2 साल से
जनरल असेंबली के अंदर जो स्पीचेस होती हैं उसके अंदर भी दे रहे हैं। सो इट्स अ गुड स्टेप टू पुट प्रेशर ऑन द वेस्ट कि भैया अपने अपने तरीकों को तौर तरीकों को सुधारिए, अदरवाइज आपको कोऑपरेशन नहीं मिलने वाली। इसीलिए ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं तो आपके पास थोड़े से रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी सुबह के दोपहर में हम मिलेंगे गैब्रियल साहब से, जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इजराइल में सीज फायर का क्या गेम हुआ है। और रात को हम बात करेंगे जनरल प्रभदीप सिंह से, जहां पर हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में कि ये क्या गेम वहां पर भी चल रहा है। तब तक प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, और ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।